सबसे पहले हम बात करेंगे सोवरिन वेल्थ फंड के बारे में। सोवरिन वेल्थ फंड का मतलब क्या है? देखो, कंट्री के पास में अगर सरप्लस रिजर्व्स हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के थ्रू सरकार के पास में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ गया, या ट्रेड में सरप्लस हो गया और सरकार के पास में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तो ये जो सरप्लस रिजर्व्स हैं, ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, इसको पूल किया जाता है, इसको इकट्ठा किया जाता है सोवरिन वेल्थ फंड में। और ये जो सोवरिन वेल्थ फंड है, इसको ओन और मैनेज कौन करता है? खुद सरकार करती है, खुद गवर्नमेंट करती है। और ये जो सोवरिन वेल्थ फंड का पैसा है, इसको इन्वेस्ट किया जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, गोल्ड वगैरह में, रियल एस्टेट वगैरह में। और इसके पीछे आइडिया क्या है? आइडिया बड़ा सिंपल है कि सरकार के पास में जो सरप्लस रिजर्व्स हैं, उनको पूल करो, उनको इकट्ठा करो, डालो इस सोवरिन वेल्थ फंड में, जिसको ओन और मैनेज कौन करता है? खुद सरकार करती है। और फिर इस पैसे को इन्वेस्ट करो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, ताकि सरकार के जो रेवेन्यू सोर्स हैं उनको और थोड़ा डाइवर्सिफाई किया जा सके, ताकि सरकार का जो रेवेन्यू है उसको और थोड़ा ऑगमेंट किया जा सके, उसको और थोड़ा इंक्रीज किया जा सके। सिंपल है कि सरकार के पास में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है, तो उस पैसे को पूल कर रहे हैं सोवरिन वेल्थ फंड में। ये जो सोवरिन वेल्थ फंड है, इसको ओन और मैनेज कौन कर रहा है? खुद सरकार कर रही है, खुद गवर्नमेंट कर रही है। और ये जो सोवरिन वेल्थ फंड का पैसा है, इसको इन्वेस्ट किया जा रहा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। आइडिया क्या है कि सरकार का जो रेवेन्यू सोर्स है उसको और थोड़ा डाइवर्सिफाई किया जाए, सरकार का जो रेवेन्यू है उसको और थोड़ा ऑगमेंट किया जाए। दुनिया में सिंगापुर ने सबसे पहली बार सोवरिन वेल्थ फंड को एस्टेब्लिश किया। सिंगापुर की गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने सोवरिन वेल्थ फंड को एस्टेब्लिश किया। इंडिया के पहले सोवरिन वेल्थ फंड का नाम क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। बहुत सिंपल, सोवरिन वेल्थ फंड क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहली बार दुनिया में सिंगापुर ने सोवरिन वेल्थ फंड को एस्टेब्लिश किया, सिंगापुर की गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने। इंडिया के पहले सोवरिन वेल्थ फंड का नाम क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। फिर इसके बाद बात आती है ईएसजी फंड के बारे में। ईएसजी फंड में ई स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट, एस स्टैंड्स फॉर सोशल एंड जी स्टैंड्स फॉर गवर्नेंस। ये जो ईएसजी फंड का पैसा होता है, इसको इन्वेस्ट किया जाता है ऐसे कंपनीज में जिनका बहुत हाई स्कोर होता है ईएसजी में। ऐसे कंपनीज में पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, इस ईएसजी फंड के पैसे को, जो कि बहुत बेहतर कर रही हैं एनवायरनमेंट फ्रंट पे, जो बहुत बेहतर कर रही हैं सोशल फ्रंट पे, जो बहुत बेहतर कर रही हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फ्रंट पे। और इससे होता क्या है कि बाकी की जो कंपनीज हैं वो मोटिवेट होती हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है और वो फिर बेहतर करना शुरू करती हैं एनवायरनमेंट फ्रंट पे, सोशल फ्रंट पे और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फ्रंट पे। ईएसजी फंड क्या होता है ये भी इजी है। अच्छा, फिर एक छोटे से डब्बे में बात की गई है गोल्ड ईटीएफ और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बीच में डिफरेंस के बारे में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में। पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा है गोल्ड ईटीएफ और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, ये जो गोल्ड ईटीएफ्स होते हैं, इनको कोलेट्रल के जैसे यूज नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड होता है, इसको कोलेट्रल के जैसे यूज किया जा सकता है। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा इसके बारे में। गोल्ड ईटीएफ पे जो रिटर्न मिलता है, वो एक्चुअल रिटर्न जितना मिलना चाहिए था गोल्ड पे, उससे थोड़ा सा कम मिलता है। थोड़ा सा कम क्यों मिलता है? बिकॉज गोल्ड ईटीएफ को जब आप खरीदते हो तो आपको कुछ चार्जेस देने होते हैं, तो ये जो चार्जेस हैं, इनकी वजह से जो रिटर्न है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन जब बात आती है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पे आपको जो रिटर्न मिलता है वो थोड़ा ज्यादा मिलता है। कैसे ज्यादा मिलता है? गोल्ड की जो मार्केट प्राइस है वो मिलती है, प्लस आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको एक्स्ट्रा, उसकी वजह से जो रिटर्न है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बहुत सिंपल, गोल्ड ईटीएफ को आप कोलेट्रल के तौर पे यूज नहीं कर सकते हो, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को आप कोलेट्रल के तौर पे यूज कर सकते हो। गोल्ड ईटीएफ पे जो रिटर्न मिलता है आपको वो थोड़ा सा कम मिलता है बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस, और ये जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है इस पे जो रिटर्न मिलता है ये थोड़ा ज्यादा मिलता है। ये दोनों तीनों टॉपिक्स बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, होपफुली आपको ये समझ में आए होंगे। अच्छा, इसके बाद बात आती है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के डिफरेंसेस के बारे में। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ी हैं।
लेकिन अब टॉपिक कंप्लीशन हो रहा है तो एक बार फिर से टेबल दी हुई है, अपन फटाफट से देख लेते हैं। मनी मार्केट का टेन्योर कितना होता है? लेस देन 1 ईयर। कैपिटल मार्केट का टेन्योर मोर देन 1 ईयर होता है। मनी मार्केट में जो पैसे का लेन देन होता है वो शॉर्ट टर्म नीड्स को मीट करने के लिए होता है। कैपिटल मार्केट में जो पैसे का लेन देन होता है वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के लिए होता है। मनी मार्केट के मेन इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें तो ट्रेजरी बिल्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, सीओडीज वगैरह हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें तो शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं वगैरह वगैरह, ये कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मनी मार्केट की अगर बात करें तो जो पैसा उठाया जाता है, जो पैसे का लेन देन किया जाता है वो जनरली लार्ज अमाउंट का लेन देन किया जाता है। कैपिटल मार्केट की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली जो लेन देन होता है वो स्मॉल अमाउंट का किया जाता है। मनी मार्केट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? आरबीआई है, कमर्शियल बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, प्राइमरी डीलर्स वगैरह हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। कैपिटल मार्केट के रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज है, कमर्शियल बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं। ये जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैपिटल मार्केट में खूब पार्टिसिपेट करते हैं, मेरे आपके जैसे लोग, अंडर राइटर्स वगैरह हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं कैपिटल मार्केट के। मनी मार्केट में जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली कम होता है, बिकॉज लेन देन जो होता है वो छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है। कैपिटल मार्केट में जो रिस्क है वो ज्यादा होता है, वो हायर होता है। एक तो ड्यूरेशन ज्यादा होता है, दूसरा बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं तो जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। मनी मार्केट के तहत जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ओवर द फोन होते हैं, इनके लिए कोई फॉर्मल मार्केट प्लेस नहीं है। लेकिन कैपिटल मार्केट के लिए फॉर्मल मार्केट प्लेस है, जैसे स्टॉक मार्केट्स होते ही हैं, एनएसई है, बीएसई है, ये सारे फॉर्मल प्लेसेस हैं कैपिटल मार्केट के लिए। मनी मार्केट में ब्रोकर की जरूरत नहीं होती है। दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज ओवर द फोन बात कर रही हैं और ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर रही हैं। कैपिटल मार्केट में ब्रोकर्स की जरूरत होती है। मनी मार्केट का जो मेन पर्पस है वो क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, कि आपको पैसे का लेन देन करना है शॉर्ट टर्म के लिए। थोड़ा बहुत आपका ऐसा हो रहा है, पैसे का मिसमैच हो रहा है, जैसे किसी बैंक के पास में अभी पैसा नहीं है लेकिन 4 घंटे बाद आ जाएगा, तो 4 घंटे के लिए जो पैसे को मैनेज करने के लिए ट्रांजेक्शन किया गया उसके लिए फंक्शन कर रही है पूरी मनी मार्केट। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, कि इमीडिएटली आपको कैश की जरूरत पड़ रही है तो आप पैसा उठा सकते हो इस मनी मार्केट से। लेकिन कैपिटल मार्केट की अगर बात करें तो कैपिटल मार्केट में जो पैसे का लेन देन किया जाता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए किया जाता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन, और उससे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है। तो कैपिटल मार्केट के जो गोल्स हैं वो थोड़े बड़े हैं। अगर रिलेशन की बात करें विद द सेंट्रल बैंक तो ये जो मनी मार्केट है इसमें तो खुद आरबीआई इन्वॉल्व होता है, तो मनी मार्केट से बड़ा क्लोजली लिंक्ड होता है आरबीआई। कैपिटल मार्केट से आरबीआई उतना क्लोजली लिंक्ड नहीं होता है, बट सेंट्रल बैंक है तो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो होता ही है आरबीआई का कैपिटल मार्केट के ऊपर। मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। और कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई हैं, आपको पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, एक एक चीज डिटेल में पढ़ी थी। ये ध्यान रखना कि मनी मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई है और कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सेबी है। अब हम बात करेंगे सेबी के बारे में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। सेबी को एस्टेब्लिश किया गया 12 अप्रैल 1988 को। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया 12 अप्रैल 1988 को। अच्छा, इससे पिछले वाले जो 2 स्लाइड्स हैं उनको हमने रिवाइज नहीं किया है, बिकॉज ये सोवरेन वेल्थ फंड और ये जो ईएसजी फंड है ये बेहद ईजी है, आपको समझ में आया होगा। और मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में ये जो डिफरेंस है इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर बेस्ड है, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में पढ़ी हैं तो इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। सेबी की अगर बात करें तो सेबी को एस्टेब्लिश किया गया 12 अप्रैल 1988 को। 12 अप्रैल 1988 को सेबी को एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई 30 जनवरी 1992 को। स्टैट्यूटरी पावर्स कब दी गई? 30 जनवरी 1992 को एक एक्ट लाया गया, सेबी एक्ट ऑफ 1992, और इस एक्ट के थ्रू 30 जनवरी 1992 को सेबी को दे दी गई स्टैट्यूटरी पावर्स। सेबी का बेसिक फंक्शन क्या है? सेबी का बेसिक फंक्शन है ये जो सिक्योरिटीज मार्केट है इसको रेगुलेट करना, ये जो कैपिटल मार्केट है इसको रेगुलेट करना, और इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना। देखो, सेबी को स्टैब्लिश कब किया गया? 12 अप्रैल 1988 को स्टैब्लिश किया गया सेबी को।
सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स कब दी गई? 30 जनवरी 1992 को दी गई स्टैट्यूटरी पावर्स। किस एक्ट के थ्रू? सेबी एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। सेबी का बेसिक फंक्शन क्या है? सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अच्छा, सेबी से पहले हुआ करता था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल्स इश्यू। ये जो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल्स इश्यू है ये रेगुलेट किया करता था कैपिटल मार्केट को, लेकिन अब सेबी रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को। एक फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन हुआ करती थी। इस फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन को 2015 में मर्ज कर दिया गया सेबी के साथ में। ये जो फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन थी ये रेगुलेट करती थी कमोडिटीज की फ्यूचर्स मार्केट को। अब क्योंकि 2015 में इसको मर्ज कर दिया गया सेबी के साथ में, तो आज की डेट में सेबी जो है वो रेगुलेट करती है कमोडिटीज की डेरिवेटिव्स मार्केट को। सेबी में एक चेयरमैन होता है और चेयरमैन के अलावा 8 और मेंबर्स होते हैं। ये जो 8 और मेंबर्स होते हैं इनमें से 2 आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, एक आता है आरबीआई से और 5 मेंबर्स और होते हैं। इन 5 में से कम 3 होल टाइम मेंबर्स होते हैं। बहुत सिंपल। सेबी को कब स्टैब्लिश किया गया? 12 अप्रैल 1988 को। स्टैट्यूटरी पावर्स कब दी गई? 23 जनवरी 1992 को। किस एक्ट के तहत? सेबी एक्ट ऑफ 1992। सेबी का बेसिक फंक्शन क्या है? सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। सेबी से पहले कौन सी बॉडी होती थी? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल्स इश्यू, जो कि रेगुलेट करती थी कैपिटल मार्केट को। फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन को सेबी के साथ में मर्ज कर दिया गया 2015 में। सेबी को हेड करता है एक चेयरमैन और चेयरमैन के अलावा 8 और मेंबर्स होते हैं। अच्छा, ये तो बेसिक चीज़ है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको शेयर कर दो। और ये दोनों चीज़ें तो कर ही दिया करो बिकॉज इन दोनों चीज़ों से चैनल को ग्रोथ मिलती है, थोड़ा सा पुश मिलता है। तो लाइक और शेयर कर ही दिया करो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अच्छा, फिर बात आती है फंक्शंस ऑफ सेबी के बारे में। एक फंक्शन क्या है सेबी का? स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, देखना कि वहाँ पे सारी चीज़ें एफिशिएंटली काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, कोई घपला तो नहीं हो रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करने का भी काम किसका है? सेबी का है। म्यूचुअल फंड्स को भी कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है। दूसरा, ये जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं जैसे ब्रोकर्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, एडवाइजर्स वगैरह हैं, इनका रजिस्ट्रेशन करना, इनको रेगुलेट करना, वो भी काम किसका है? सेबी का है। सेबी ये भी देखता है कि ये जो सिक्योरिटीज का मार्केट है इसमें कोई माल प्रैक्टिसेस ना हो, इसमें कोई फ्रॉड ना हो, इसमें कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। और सेबी जो है वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को भी मैनेज करता है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बेसिकली किस लिए है? आपके मेरे जैसे लोग जो कि सिक्योरिटीज मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं उनको अवेयरनेस फैलाना, उनको जानकारी देना, उनको किसी फ्रॉड से प्रोटेक्ट करना, उनको बेसिकली बताना कि वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए स्टैब्लिश किया गया है इस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को, जिसको मैनेज कौन करता है? सेबी मैनेज करता है। बहुत सिंपल। सेबी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, सेबी म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करता है, मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रजिस्टर करने का, उनको रेगुलेट करने का काम भी सेबी का है। सेबी ये देखता है कि सिक्योरिटीज मार्केट में कोई फ्रॉड ना हो, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, और जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है उसको भी मैनेज करने का काम किसका है? सेबी का है। सेबी ने बहुत सारे कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स भी किए हैं। जैसे सेबी लेकर आया इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2018, ICDR 2018। बेसिकली ये जो ICDR 2018 है इनमें बताया गया है कि किस तरीके से IPO को इश्यू किया जाएगा, किस तरीके से FPO को इश्यू किया जाएगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, किस तरीके से इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उस सब के बारे में डिटेल में बातचीत की गई है इस इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2018 में। सेबी जो है वो ध्यान रखता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि IPO के थ्रू 100 करोड़ से ज्यादा का फंड रेज कर रही है तो वो अपने फंड को कैसे यूटिलाइज कर रही है ताकि जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो डूबे ना, इन्वेस्टर्स का पैसा सही जगह पे यूटिलाइज किया जाए। उसके लिए अब सेबी क्या करती है कि कोई भी कंपनी अगर IPO के थ्रू
100 करोड़ से ज़्यादा का फंड रेज कर रही है तो उस फंड को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है उस पर चेक रखता है सेबी। पहले ये जो लिमिट थी ये 500 करोड़ थी। अब सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस और सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को स्टैब्लिश कर दिया गया है फॉर बोथ शेयर्स एंड कमोडिटीज। पहले शेयर्स और कमोडिटीज के लिए अलग लाइसेंस और अलग प्लेटफॉर्म होता था, लेकिन अब तो दोनों ही चीजें स्टॉक एक्सचेंज पे बिकती हैं, बीएसई पे, एनएसई पे बिकती हैं। तो इस सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस और प्लेटफॉर्म ये भी स्टैब्लिश किया है किसने? सेबी ने स्टैब्लिश किया है। सेबी ने ये भी बोला है कि कंपनी का जो सीईओ होगा और जो चेयरपर्सन होगा वो अलग अलग इंसान होगा। क्यों बोला ऐसा? ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और थोड़ा बेहतर किया जा सके। बट इतनी रियायत दी है सेबी ने कि ये कंपनी इसके लिए वॉलंटरी है, मतलब वो चाहे तो ऐसा कर सकती हैं, लेकिन सेबी ये कह रहा है कि हम ये चाहते हैं कि भाई अब अपना सीईओ जो है और जो आपका चेयरपर्सन है उसको अलग अलग इंसान को बनाया जाए। सेबी ने जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनको और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनाया। पहले तो ये म्यूट स्पेक्टेटर्स हुआ करते थे, सिर्फ बैठ के देखते थे, इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। लेकिन अब सेबी रेगुलेशंस लेकर आया है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। सेबी ने जो आईपीओ इश्यू करने के नॉर्म्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टिंग करने के नॉर्म्स हैं, उनको भी थोड़ा इजी किया है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए भी कई सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं और चीज़ों को इजी किया गया है। अब तो आप देख ही रहे हो कि आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हो, आप खुद से अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो। पहले तो बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी चीज़ों को इजी किया गया है। और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए भी जो केवाईसी के नॉर्म्स हैं उनको थोड़ा इजी किया गया है सेबी के द्वारा। तो सेबी जो है वो कॉन्स्टेंटली बहुत सारे रिफॉर्म्स कर रहा है इस कैपिटल मार्केट में। मोटा मोटा याद रखो, इसमें ऐसा कोई फैक्ट दे भी नहीं रखा है, लेकिन हाँ इन जनरल तो आपको पता ही होना चाहिए कि ICDR 2018 के जो नॉर्म्स हैं उनको लाया गया। फिर सेबी जो है वो देखता है कि अगर कोई कंपनी आईपीओ के थ्रू 100 करोड़ से ज़्यादा का फंड रेज कर रही है तो उस फंड को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है। सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस एंड प्लेटफॉर्म को स्टैब्लिश किया सेबी ने, शेयर्स और कमोडिटीज दोनों के लिए। फिर सेबी ने ये भी बोला है कंपनीज को कि अगर हो सके तो आप अपना जो सीईओ है और जो चेयरपर्सन है उसको अलग अलग रखो, अलग अलग इंसान को बनाओ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनाया है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो नॉर्म्स हैं उनको थोड़ा इजी किया गया है, कई सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं। आईपीओ लिस्टिंग के लिए, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के लिए जो नॉर्म्स हैं उनको थोड़ा इजी किया गया है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए जो केवाईसी उसको और थोड़ा इजी किया गया है। ये सारे कामकाज किए हैं सेबी ने। एक सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल भी है, सेट सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल। इस ट्राइब्यूनल को सेटअप किया गया है सेबी एक्ट ऑफ 1992 के अंदर। और ये जो सेट है ये केसेस सुनती है, अपील्स को सुनती है। इनफैक्ट इसको इतनी पावर दी गई है कि ये सेबी के अगर कोई ऑर्डर्स हैं उनके अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर सकती है। PFRDA के अगेंस्ट में उनके कोई ऑर्डर्स हैं तो उसके अगेंस्ट में केसेस सुन सकती है और ऑर्डर पास कर सकती है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके जो ऑर्डर्स हैं उसके अगेंस्ट में भी ये जो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल है वो केस को सुन सकती है, केस को डिस्पोज कर सकती है और ऑर्डर्स पास कर सकती है। ये जो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल है इसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और 2 मेंबर्स होते हैं। ये दोनों जज के जैसे बैठते हैं, ये तीनों लोग जज के जैसे बैठते हैं, केस की सुनवाई करते हैं और ऑर्डर को पास करते हैं। अच्छा, ये जो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल है इसके ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर किसी को अपील करनी है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। देखो दोबारा से देख लेते हैं। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल एक ट्राइब्यूनल है जिसको एस्टेब्लिश किया गया है सेबी एक्ट ऑफ 1992 के अंदर। किस एक्ट के अंदर? सेबी एक्ट ऑफ 1992 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। बड़ी पावरफुल बॉडी है। सेबी के ऑर्डर्स, PFRDA के ऑर्डर्स, IRDA के ऑर्डर्स के अगेंस्ट में ये केसेस को सुन सकती है, उनको डिस्पोज कर सकती है, इनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट में अपने ऑर्डर्स पास कर सकती है। तो पावरफुल बॉडी है। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है इसमें, 2 मेंबर्स होते हैं इसमें। और अगर किसी को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करनी है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील की जा सकती है। अच्छा, फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। 2015 में इसको मर्ज किया गया है सेबी के अंदर। ये जो फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन है इसको स्टैब्लिश किया गया था, इसको सेटअप किया गया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1952 के अंदर। और इसका काम क्या था? ये कमोडिटीज की जो फ्यूचर मार्केट है उसको रेगुलेट किया करता था। लेकिन 2015 में इसको मर्ज कर दिया गया सेबी के साथ में। और आज के डेट में सेबी जो है
वो रेगुलेट करता है इस कमोडिटीज की फ्यूचर्स मार्केट को, कमोडिटीज की डेरिवेटिव मार्केट को। इंडिया में मेजर कमोडिटी एक्सचेंज कौन कौन से हैं? एक है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, कहां पर है? मुंबई में है। मेजर कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया पहला कौन सा है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, कहां पर है? मुंबई में। दूसरा नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, ये भी कहां पर है? मुंबई में। और तीसरा है नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कहां पर है? अहमदाबाद में है। देखो, फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन, इसको सेटअप किया गया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1952 के अंदर। इसका काम क्या था? कमोडिटीज की फ्यूचर्स मार्केट को रेगुलेट करना। लेकिन इस फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन को मर्ज कर दिया गया सेबी के साथ में 2015 में। इंडिया में मेजर कमोडिटी एक्सचेंज कौन कौन से हैं? एक है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, कहां पर है? मुंबई में। दूसरा है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, कहां पर है? मुंबई में। और तीसरा है नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, कहां पर है? अहमदाबाद में। अच्छा, फिर इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है स्वेट इक्विटी रूल्स। स्वेट इक्विटी रूल्स इश्यूड बाय सेबी, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2021। सेबी के शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशंस थे जिनको इश्यू किया गया था 2014 में, और सेबी के इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस थे जिनको इश्यू किया गया था 2002 में। इन दोनों को मर्ज किया गया और एक साथ लाया गया स्वेट इक्विटी रूल्स, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2021। देखो, रेगुलेशंस क्या कहते हैं पूरा डिटेल में हालांकि लिखे हुए हैं, ये भी बताया हुआ है कि जो पेड अप कैपिटल है उसका कितना परसेंट दिया जा सकता है, 15%, वो सब 10 साल के लिए दिया जा सकता है। लेकिन हमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमें तो ये समझना है कि स्वेट इक्विटी क्या होता है, ये स्वेट इक्विटी का मतलब क्या होता है। देखो, कोई भी कंपनी है, उसको अगर अपने शेयर्स, इक्विटी शेयर्स मतलब जो ओनरशिप वाले शेयर्स होते हैं, वो शेयर्स जहां पे वोटिंग राइट मिलता है शेयर होल्डर को, हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो अगर किसी कंपनी को अपने इक्विटी शेयर्स इश्यू करने हैं तो उन शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं किया जा सकता है, ये रूल है। डिस्काउंट पे इश्यू इसलिए नहीं कर सकते हैं बिकॉज मार्केट का फंक्शन करने का एक तरीका है। अगर आप डिस्काउंट दोगे तो मार्केट में गड़बड़ होगी। तो कोई भी कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो कि कंपनी की ग्रोथ के लिए कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहा है जिससे कंपनी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जैसे कोई कंपनी है ए और इस कंपनी को बढ़ाने के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिसको आता है इस कंपनी से रिलेटेड चीजों को चलाना। अब ऐसा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको इस कंपनी में लेकर आना है, तो ये कंपनी क्या कर सकती है? ये कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है और दे सकती है इस ए इंसान को। ये जो डिस्काउंट पे दिए गए इक्विटी शेयर्स हैं, इन्हीं को बोलते हैं स्वेट इक्विटी। तो ऐसा कोई इंसान है जिसको नो हाउ बहुत अच्छा आता है, कंपनी को चलाना बहुत अच्छे से आता है, या किसी ने आईपीआर बना दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ही बना दिया कंपनी के लिए, एक्सक्लूसिव चीज बना दी कंपनी के लिए, तो उसको दिए जा सकते हैं ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं। या फिर कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है किसी कंपनी में, बहुत तगड़े वाला वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो उसको भी ये स्वेट इक्विटी दिया जा सकता है। अच्छा, ये जो स्वेट इक्विटी रूल्स हैं ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होते हैं, अनलिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई नहीं होता है। अनलिस्टेड कंपनीज की जब बात आती है तो उनके ऊपर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 अप्लाई होता है। ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होते हैं स्वेट इक्विटी रूल्स। रूल्स क्या है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको तो ये समझना है कि इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई फाउंडर है, वो अगर कंपनी की तरफ कोई नो हाउ प्रोवाइड कर रहा है, कोई आईपीआर प्रोवाइड कर रहा है, कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो उसको डिस्काउंट पे ये इक्विटी शेयर्स दिए जा सकते हैं जिन्हें बुलाया जाता है स्वेट इक्विटी। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। ये जो आज का सेशन था वो ऐसा था कि इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको पहली 2 स्लाइड्स तो बहुत इजी हैं ही, सेबी के बारे में याद रखना है, बिकॉज सेबी के बारे में पूछ लिया जाता है, प्रीलिम्स में नहीं तो मेंस में तो पूछ ही लिया जाता है। तो आपको इसके बारे में याद रखना है, लेकिन ये भी डिफिकल्ट नहीं है, मोटा मोटा चीज़ें आपको याद रखनी है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।